नमस्कार मित्रों, आज से 150 साल पहले एक छोटे से कॉटन ट्रेडर ने भारत को बदलने का सपना देखा। इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनका यही बिजनेस आगे चलकर एक ऐसे बिजनेस एम्पायर को जन्म देगा जो कि भारत को ही नहीं बदलेगा बल्कि करोड़ों दिलों के ऊपर राज करेगा। ये कहानी है टाटा फैमिली की। इंस्पायर होने के लिए तैयार हो जाओ। सन 1858 में जमशेदजी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं और वे अपने फादर के साथ कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस करने लगते हैं। अगले 10 सालों में कई मुश्किलों के बावजूद उनका बिजनेस काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन जमशेदजी टाटा केवल कॉटन को ट्रेड करके ही सेटिस्फाइड नहीं थे, वे कॉटन से क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1877 के अंदर नागपुर के अंदर अम्प्रेस मिल को स्टार्टअप किया और मैन्युफैक्चरिंग चालू की। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर भी थी कि यहाँ पर ज्यादातर वर्कर्स ऐसे थे जो कि सीरियस नहीं थे। ऑलमोस्ट 20% वर्कर्स ऐसे थे जो कि एब्सेंट हो जाते थे हर दिन और हफ्तों की छुट्टी ले लेते थे और ज्यादातर काम नहीं कर पाते थे। जमशेदजी ने इसी के लिए एक इनोवेटिव सोल्यूशन निकाला कि अब वर्कर्स के लिए प्रोविडेंट फंड की स्कीम लॉन्च की, जिसके अंदर मतलब ये है कि रिटायरमेंट के बाद भी उनको पेंशन मिलने वाली थी। दूसरा, उन्होंने वर्कर्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस भी करवाया और फाइनली और फैमिली डेज और स्पोर्ट्स डेज जैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए। और इन्हीं इवेंट्स में जो वर्कर्स ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करता है उनको बाकी वर्कर्स के सामने रिवॉर्ड भी किया जाता था। इन सभी इनिशिएटिव्स से वर्कर्स काफी वैल्यूड फील करने लग गए, जिससे उनकी अटेंडेंस और परफॉर्मेंस दोनों काफी इम्प्रूव हुई। इनमें से कई स्कीम्स इतनी फ्यूचरिस्टिक थी कि तब तक इनको पूरी दुनिया में किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था। 1880 में जमशेदजी टाटा ने देखा कि इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस की डिमांड बढ़ती जा रही है। जमशेदजी का मानना था कि इंडिया को इंडिपेंडेंट होने के लिए इंडिपेंडेंस से सस्टेन और इकोनॉमिकली उनको एक सफिशिएंट बनाना पड़ेगा और सभी एसेंशियल प्रोडक्ट को इंडिया में ही बनाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अलग अलग एरियाज में इंडियन बिजनेस बिल्ड को चालू कर दिया। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आज भी पंचगनी की स्ट्रॉबेरी फार्मिंग जो कि जेम फैक्ट्रीज के लिए जानी जाती है। जमशेदजी ने यह भी महसूस किया कि बेंगलोर और मैसूर का वेदर जो कि फ्रांस जैसा दिखाई देता है, इसलिए वे फ्रांस के अंदर ब्रीड किए जाने वाले सिल्क वार्म्स को इंडिया लेकर आ गए। उन्होंने बेंगलोर और मैसूर के अंदर जमीन खरीदी और टाटा सिल्क फार्म ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की और लोकल फार्मर्स से उन्होंने सिल्क वार्म को ब्रीडिंग करवाया। उनके इन्हीं इनिशिएटिव से इंडिया को मैसूर सिल्क और बेंगलोर मैसूर सिल्क जैसे साड़ी प्रोडक्ट मिले। जमशेदजी अपने होम टाउन बम्बे को बहुत पसंद करते थे और वे जानते थे कि शहर की डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास होटल होना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने 1898 में द ताजमहल होटल बनाना स्टार्ट कर दिया और जमशेदजी खुद पर्सनली ही इनके कंस्ट्रक्शन और डिजाइन प्रोसेस में हिस्सा लिया। उनका रीजन था कि होटल का हर रूम समुद्र से फेस करे ताकि गेस्ट को ऐसा फील हो कि वो समुद्र के अंदर फ्लोट कर रहे हैं। 1903 में पहली बार पब्लिक के अंदर इस होटल को खोला गया था और ये मुंबई की सबसे पहली होटल है जिसके अंदर लाइट इलेक्ट्रिसिटी से जलती थी। जमशेदजी ने ऐसे कई सारे इनिशिएटिव लिए, लेकिन उनका सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव था कि वे इंडिया के अंदर एक स्टील बिजनेस को स्टार्ट करें और इंडिया में कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जैसी हर इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए स्टील की बहुत जरूरत थी। इसलिए उनका सपना था कि इंडिया के अंदर ही स्टील प्लांट खोलना था। उन्होंने अपने लाइफ के 17 साल इंडिया में जगह जगह हाई क्वालिटी वाला आयरन ढूंढने में लगा दिए, क्योंकि स्टील बनाने के लिए आयरन सबसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल होता है। लेकिन सडनली जमशेदजी को हर बार फेलियर का ही सामना करना पड़ा। फिर अल्टीमेटली 1899 में बंगाल प्रोविंसेस में आयरन और रिजर्व्स मिल गए। इसके बाद उन्होंने तुरंत ही आयरन और माइनिंग और एक स्टील प्लांट सेटअप कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जमशेदजी खुद अपनी आंखों से इंडिया के अंदर स्टील बनते देख नहीं पाए, क्योंकि 1904 में 65 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। जमशेदजी के विजन और ड्रीम्स इतने ग्रेट थे कि उनके जीते जी उन सभी को पूरा करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए उनके बाकी सभी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उनके बेटे दोराबजी टाटा ने इसकी जिम्मेदारी ली। जमशेदजी का मानना था कि इंडिया के अंदर साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत पीछे था। वे इंडिया के अंदर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश करना चाहते थे जो कि यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च प्रोड्यूस कर सके। इसलिए दोराबजी टाटा ने मैसूर के महाराजा से मदद ली और 1909 के अंदर बेंगलोर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस स्टेब्लिश किया।
और नोबल लॉरिया सीवी रमन आईएसएससी के फर्स्ट डायरेक्टर बने और आगे चलकर आईआईएसएससी ने इंडिया के फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम और इंडिया के फर्स्ट इंजीनियर्स एयरक्राफ्ट द हंसा के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया। एजुकेशन के अलावा उन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का सपना देखा था। इस प्रोजेक्ट में गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर में पड़ने वाले दूध सागर फॉल का यूज करके पावर जनरेशन किया जाना था। दोराबजी ने 7000 वर्कर्स को इसके अंदर इन्वॉल्व किया और आर्टिफिशियली लेक्स और डैम्स बनवाए। 1911 में ये प्लांट रेडी हुआ। मुंबई की कई मिल्स और बिजनेसेस को इसी पावर प्लांट से पावर मिलना चालू हो गई। आज इस कंपनी को टाटा पावर के नाम से जानते हैं। 1907 में उन्होंने एक लिमिटेड कंपनी स्टेब्लिश की। कंपनी का नाम टाटा स्टील और आयरन कंपनी यानी कि टेस्को रखा गया और फाइनली 1912 में टेस्को से पहला स्टील प्रोड्यूस होकर निकला और इसके 2 साल बाद ही फाइनली 1914 के अंदर वर्ल्ड वॉर चालू हो गया और ब्रिटेन की स्टील डिमांड एकदम शॉर्ट अप हो गई। उन्हें टैंक्स, ट्रैक्स, रेलवे इन सब के लिए स्टील चाहिए था। टेस्को के प्लांट ने रात दिन काम किया और इस डिमांड को पूरा किया। वॉर के खत्म होने के बाद उस समय के वॉइसरॉय ने टेस्को के कंट्रीब्यूशन को एनालाइज किया। जिस टाउन में टेस्को का प्लांट था उस टाउन का नाम उन्होंने जमशेदपुर रख दिया और रेलवे स्टेशन का नाम टाटा नगर रख दिया। दोराबजी टाटा की लीडरशिप में बिजनेस काफी बड़ा बन चुका था। 1932 में दोराबजी टाटा की डेथ हो गई और जाने से पहले उन्होंने टाटा ग्रुप को स्टील पावर, कंज्यूमर प्रोडक्ट, बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसे बिजनेसेस से डिवाइड कर दिया था। दोराबजी टाटा के बाद 1938 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने फैमिली के एक यंग मेंबर जीआरडी टाटा और जीआरडी टाटा ने 1925 में ही बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और वे टेस्को के प्लांट में काम सीख रहे थे। हमेशा से ही एविएशन के अंदर इंटरेस्टेड थे, इसलिए वे 1932 के अंदर टाटा एविएशन सर्विसेज की शुरुआत। ये एयरलाइन पैसेंजर्स और कार्गो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और प्रोवाइड करने वाली इंडिया की पहली एयरलाइन बनी। इनकी पहली फ्लाइट ही जीआरडी टाटा ने खुद उड़ाई थी। इसके बाद वो इंडिया के फर्स्ट एवर कमर्शियल पायलट बन गए थे। जीआरडी टाटा ने देखा कि सोडा एश और कास्टिक सोडा जैसे केमिकल्स बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। ये ऐसे केमिकल्स थे जो ग्लास, टेक्सटाइल, सोप्स और डिटर्जेंट जैसे एसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए काफी इम्पोर्टेंट थे। इन केमिकल्स को वे इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1939 में गुजरात के मीठापुर टाउन के अंदर एक केमिकल प्लांट बिल्ड किया। ऐसे ही शुरुआत होती है टाटा केमिकल्स की। वही टाटा केमिकल्स जो कि टाटा सोल्ट को भी मैन्युफैक्चर करता है। केमिकल बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा, लेकिन जीआरडी टाटा का अभी भी ड्रीम था कि वे एयरलाइन बिजनेस को ग्रो करने का था। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ उसी दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सभी प्लेन्स को सीज कर लिया और टाटा एविएशन सर्विसेज रातों रात बंद हो गई। लेकिन जैसे ही वॉर खत्म हुई वापस जीआरडी टाटा ने एयरलाइन बिजनेस के अंदर एंट्री करने का फैसला किया और इस तरह 1946 के अंदर शुरुआत हुई एयर इंडिया की। और एयर इंडिया की क्रू को उनके अटेंडिव सर्विसेज के लिए माना जाता और उनकी फ्लाइट के अंदर सब कुछ टॉप क्लास था और इवन उनका मेस्कोटा एक महाराजा था जो कि एयरलाइन इंडिया की रॉयल स्टैंडर्ड्स को दर्शाता था। इन सभी के कारण पूरी दुनिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन माना जाता है। एयर इंडिया को जीआरडी टाटा ने अपने चाइल्ड की तरह ही ग्रो कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जीआरडी टाटा से एयर इंडिया को एक झटके में ही छीन लिया गया। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने एक सोशलिस्ट इकोनॉमिकल मॉडल को अपनाया जिसका उद्देश्य था कि देश के अंदर जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है उनको गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए ताकि वे प्रॉफिट से ज़्यादा पब्लिक के ऊपर फोकस कर सके। और इसलिए 1953 के अंदर एयर इंडिया को नेशनलाइज करके उनको गवर्नमेंट के कंट्रोल में कर लिया था। और नेशनलाइज होने के बाद में एयर इंडिया का एक दौर चालू हो गया। जो एयर इंडिया ने एक वर्ल्ड क्लास स्टेटस बनाया था वो अब खोने लग गया था। और एयर इंडिया के बाद भी जीआरडी टाटा ने अपने टाटा ग्रुप को ग्रो करने के अंदर कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी और उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद कोई भी ब्रांड नहीं है, इसलिए उन्होंने लेक्मे की शुरुआत की। लेक्मे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब हिंदी के अंदर लक्ष्मी होता है। जीआरडी टाटा ने इसलिए उसको इंडियन नाम नहीं रखा था क्योंकि वे जानते थे कि वे इंडियन वुमेन्स यहाँ पर फॉरेन ब्रांड को ज्यादा मानती थी और फॉरेन ब्रांड को ही वे हाई क्वालिटी वाले मानते थे।
इसलिए उन्होंने लेकमे ब्रांड नाम रख दिया। लेकिन लेकमे नाम अभी भी इंडिया से डीपली कनेक्ट था। इसके अलावा जीआरडी टाटा ने जमशेदपुर के अंदर एक रेलवे बनाने वाली इंजन कंपनी को ही खरीद लिया था, टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। से बाद में टेल्को कर दिया गया। इनिशिएटिवली केवल टेल्को ओनली फॉर रेलवेज के लिए ही इंजन बनाती थी। जीआरडी टाटा ने जल्द ही ट्रक मैन्युफैक्चर के अंदर इसको एक्सप्रेस कर दिया था। उन्होंने टाटा 47 लॉन्च किया, जिसकी स्ट्रीम और स्ट्रॉन्ग डिजाइन के लिए वह बाद के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। इंटरनेशनल मार्केट को बीट करते हुए उन्होंने 70% मार्केट को कैप्चर कर लिया था। इंजन और ट्रक बनाने वाली कंपनी को आज हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। बिजनेस के अलावा जीआरडी टाटा ने देश के सबसे बुरे वक्त में भी हेल्प की। 1962 के अंदर भारत और चाइना वॉर, 1971 के अंदर भारत और पाकिस्तान वॉर के अंदर उन्होंने खूब ज्यादा सपोर्ट किया और उन्होंने अपने एयर इंडिया के एक्सपीरियंस का यूज किया और उन्होंने 10 डिफेंस प्लेन भी बनाए। और जीआरडी टाटा की इन्हीं कंट्रीब्यूशन को देखते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें इंडिया एयरफोर्स में ऑनर और एयर कमांडरों की पोस्टिंग भी दी थी। और 1991 तक जीआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप को 84 नंबरों तक पहुंचा दिया था और करीब 200 करोड़ तक का रेवेन्यू किया था और 2,70,000 एम्प्लॉय काम करते थे। और 87 वर्ष की एज में अब जीआरडी टाटा को ऐसे लगने लग गया कि अब टाटा ग्रुप की कमांड किसी और को सौंप देना चाहिए। इसलिए जीआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर फैमिली के सबसे प्रॉमिसिंग मेंबर को चुना। ये नए चेयरमैन थे सर रतन टाटा। सर रतन टाटा चेयरमैन बनने से पहले 30 साल पहले 1962 में यूएस के अंदर आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे। तभी जीआरडी टाटा को उनको लेटर आया कि आपको इंडिया आकर बिजनेस ज्वाइन करना है। फिर सर रतन टाटा इंडिया आए और टाटा स्टील के अंदर ज्वाइन हुए और वहाँ पर एक नॉर्मल वर्कर्स की तरह काम कर रहे थे। और उनके डेडिकेशन और बिजनेस टैलेंट को देखकर उनको एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने लग गई। और वे टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनने से पहले उन्होंने एम्प्रेस मिल को लॉसेस से बाहर निकाला था और उसे प्रॉफिटेबल बनाया। और टाटा की टेस्को कंपनी जो कि रेडियो और टेलीविजन वगैरह बनाती थी, उनका रेवेन्यू 1 करोड़ से 200 करोड़ तक पहुंचाया था सर रतन टाटा ने। जब 1991 में सर रतन टाटा चेयरमैन बने थे टाटा ग्रुप के, तो उन्हें पता था कि टाटा ग्रुप बाहर से दिखने में तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अंदर से वे बहुत पीछे छूट रहा है। उन्हें लगा कि हाई टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग और एआई के अंदर अभी भी टाटा कंपनी बहुत पीछे है। और ग्रुप ने बहुत समय से कुछ यूनिक भी नहीं किया था। वे टाटा ग्रुप के थ्रू इंडिया के लिए कुछ इनिशिएटिव करना चाहते थे। इसी माइंडसेट के साथ देखा कि इंडिया के अंदर ऐसी कोई भी कार नहीं है जिसका डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन यहाँ पर इंडिया में हुआ हो। इसलिए 1995 में सर रतन टाटा ने 100% सोच लिया था कि इंडिया में ही एक इंडियन कार बननी चाहिए। एक ऐसी कार होनी चाहिए जो कि अफोर्डेबल और फ्यूचरिस्टिक और अच्छी होनी चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए करीब $2 बिलियन की जरूरत थी, जो कि उस समय बहुत बड़ा अमाउंट था। इसलिए टाटा मोटर्स ने जुगाड़ लगाया और ऑस्ट्रेलिया में एक निसान का पुराना प्लेट जो कि 1/5 कॉस्ट में खरीद लिया और उसे वहां से डिसमेटल करके उसे इंडिया लाया गया और पुणे के अंदर रिबिल्ड किया गया। और रतन टाटा ने खुद इसके कार की डिजाइन के अंदर इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई और फाइनली 1998 में इस कार को लॉन्च किया गया, जो कि एक इंडियन कार थी। और इस कार का नाम देने के लिए इंडिया से इंडी लिया गया और कार से का लिया गया और बाद में इन दोनों को जोड़कर बनी इंडिका, जो कि आगे चलकर टाटा इंडिका बनी। और ऑटोमोबाइल के बाद फिर सर रतन टाटा ने टेक्नोलॉजी पर फोकस किया और उन्होंने देखा कि टीसीएस का फोकस इंडियन कंपनीज पर है, जैसे कि डाटा एंट्री और बुक कीपिंग देने में था, जो बहुत ही बेसिक लेवल का काम था। इसलिए रतन टाटा ने टीसीएस का फोकस के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को शिफ्ट करके उनको सॉफ्टवेयर सर्विस के अंदर लेकर आ गए। फिर सर रतन टाटा ने इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज के लिए सॉफ्टवेयर बनाना चालू कर दिया। और सर रतन टाटा ने टीसीओ को आईपीओ भी लाया, जिससे कि कंपनी को फीडिंग मिलती रही। और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आज टीसीएस इंडिया की बिगेस्ट आईटी कंपनी बन चुकी है। टीसीएस की सक्सेस के बाद वापस फिर से टाटा मोटर्स में एंट्री करने का फैसला किया। और सर रतन टाटा ने देखा कि एक इंडियन मिडिल क्लास जो कि एक कार को अफोर्ड नहीं कर सकता है और वे एक ही स्कूटर पर एडजस्टमेंट करता है जो कि अनकंफर्टेबल है। और सर रतन टाटा ने अपने इसी ड्रीम को देखते हुए वे एक ऐसी कार लॉन्च करना चाहते हैं जो कि इंडियन मिडिल क्लास के लिए एक कम प्राइस की हो, जो कि 1 लाख के प्राइस में ही हो। और इसका उन्होंने अनाउंस कर दिया। और सर रतन टाटा ने 1 लाख की प्राइस में टाटा नैनो को लॉन्च किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाटा नैनो एक फेलियर साबित हुई। नैनो का सबसे बड़ा एडवांटेज था कि
थी उसकी सबसे कम प्राइस, क्योंकि इंडियंस लोग एक स्टेटस सिंबल की तरह देखते थे। जिसके पास कार होती थी उसे एक सक्सेसफुल व्यक्ति माना जाता था। लेकिन टाटा नैनो को उसके सस्ते प्राइस और उसके डिजाइन के कारण उसको वर्ल्ड चीपेस्ट मैच बॉक्स इवन उसे ऑटो रिक्शा की तरह ब्रांड कर दिया। जहां दूसरे कार ओनर अपनी कार के कारण वे प्राउड फील करते थे, वहीं टाटा नैनो के ओनर वे अपनी कार की डिजाइन और कम प्राइस के कारण अनकंफर्टेबल फील करते थे और अपसेट फील करते थे। इसलिए टाटा नैनो एक फेलियर साबित हुई। लेकिन सर रतन टाटा इसके फेलियर और इसके बिहेवियर से बहुत कुछ सीखे हैं और इसीलिए आज उनकी आप लाइनअप के अंदर भी देख सकते हो। आज टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी बन चुकी है। और सर रतन टाटा डीप चाहते थे, वे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बिजनेस करना चाहते थे और वे अपनी कंपनियों को वर्ल्ड के अंदर रिबिल्ड करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने फॉरेन मार्केट को एक्वायर करना चालू कर दिया। उन्होंने जैगवार और लैंड रोवर को एक्वायर कर लिया और कॉफी मार्केट के अंदर एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश ब्रांड टेटली और यूएस ब्रांड 8 ऑफ क्लॉक कॉफी को एक्वायर कर लिया। और आज इन्हीं डिसीजन के कारण आज टाटा ग्रुप का सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है। सर रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की लीडरशिप में जो भी अचीव किया है उसकी लिस्ट बहुत सारी लंबी है। चाहे वो टाइटन द्वारा वर्ल्ड की स्लिमेस्ट वॉच बनाना हो या टीसीएस का वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर बनाना हो या टाटा इकाई को लॉन्च करके टेलीविजन मार्केट को डिसरप्ट करना हो, और ऑलमोस्ट हर एरिया में टाटा ग्रुप ने सक्सेस हासिल की। और सर रतन टाटा का कहना था कि अगर तेज चलना है तो अकेले चलो और अगर दूर चलना है तो सबको साथ में लेके चलो, और इसी डिसीजन से वे बिजनेस किया करते थे। और वहीं टाटा ग्रुप ने एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई और वहीं दूसरी ओर स्कूल्स, कॉलेज और हॉस्पिटल्स बनवाए, और अल्टीमेटली वे हमेशा से ही देश के साथ चलते थे। इसीलिए आज करोड़ों दिलों के अंदर भी आज टाटा ग्रुप की अहमियत है। ये कहानी थी टाटा ग्रुप की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद मित्रों।